वाइट ही रखते हैं। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है, लेक्चर है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है, लेक्चर है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने अर्ली मेडिवल हिस्ट्री देखा था और आई एज्यूम कि आप लोगों ने उससे जाके घर पे पढ़ा भी होगा। और उसमें हमने देखा था क्या कि अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, जब इस्लाम भारत में नहीं आया था तो कुछ हिंदू किंगडम्स जो हैं वो रूल करते थे, पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज। और उसके बाद फिर हमने देखा है क्या कि इस्लाम जो है वो किस तरीके से रिलीजियस फोर्स उसी टाइम पीरियड में, मतलब कि अराउंड 8 to 9 सेंचुरी डेवलप होता है आउटसाइड एशिया। कैलिफेट की पोजीशन हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, प्रॉफिट मोहम्मद जी के विषय में हम लोगों ने कल चर्चा की थी। और फिर देखा था कि किस तरीके से कैलिफेट के अंदर कुछ रीजनल रूलर्स जो हैं वो काम करते थे। और कैलिफेट जब डिक्लाइन होने लगा तो ये जो रीजनल रूलर्स थे दे स्टार्टेड अज्यूमिंग देयर इंडिपेंडेंस, राइट। और उसमें फिर हमने समानिद डायनेस्टी की बात की थी कि समानिद वाज वन ऑफ दोज किंगडम हु रोज टू प्रोमिनेंस इन अर्ली मेडिवल टाइम्स, ठीक है। और समानिद्स में फिर हमने देखा था कि जिस तरीके से समानिद्स काम करते थे कैलिफेट के अंदर, उसी तरीके से आपको समानिद के अंदर भी बहुत सारे रीजनल रूलर्स काम करते थे। तो जब समानिद्स का अथॉरिटी डिक्लाइन होता है तो फिर गजनी और गुरी, ये दो इम्पॉर्टेंट किंगडम बन के निकलता है। और उसमें फिर हम लोगों ने मोहम्मद गुरी की बात की थी कि 1173 में मोहम्मद गुरी जो है वो आपको गोरी का किंग बनता है। और फिर मोहम्मद गोरी से रिलेटेड हमने बैटल्स पढ़ा था, जिसमें हमने तराइन का युद्ध पढ़ा था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और फिर बैटल ऑफ चंदावर डिस्कस किया था 1194। तो मोहम्मद गुरी के टाइम पीरियड पे भी हमने इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन देख लिया था कि जब मोहम्मद गुरी 1173 कहे तो 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी में भारत में कौन से पावर रूल कर रहे थे? तो राजपूत किंगडम्स जो थे वो नॉर्थ इंडिया को रूल कर रहे थे। उन राजपूत किंगडम्स में हमने देखा था कि चौहान्स थे, तोमर्स थे और गहादवालास थे, ये 3 इंपॉर्टेंट पावर्स थे। और तोमर्स के अंदर पहले दिल्ली हुआ करता था, लेकिन चौहान जो थे उन्होंने तोमर्स को हरा के दिल्ली उनसे ले ली थी। और इसीलिए जब मोहम्मद गुरी आते हैं इंडिया पे तो फिर जो इन्वेजन होता है तो वो दिल्ली पे जब अटैक करते हैं तो उनकी लड़ाई जो है वो चौहान फैमिली के पृथ्वीराज चौहान से होती है। और उसमें हमने तराइन का युद्ध जो था वो डिस्कस किया था। और फिर हमने देखा था कि जब पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी जब वो हार जाते हैं तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजपूत स्टेट बचता है वो गहादवालास बचता है, जिसका राजा आपको जयचंद्र होता है और कैपिटल कन्नौज होता है। तो उसको बैटल ऑफ चंदावर में, मतलब 1194 में मोहम्मद गुरी जो है तराइन युद्ध के बाद जयचंद्र को भी हरा देते हैं। तो इस तरीके से नॉर्थ इंडिया में लगभग आप कह सकते हैं कि टर्किश या फिर इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो है वो अर्ली 12th सेंचुरी में आने लगता है। अब इसमें मैंने कल आपको एक टर्किश के बारे में भी बताया था, टर्किश ट्राइब होते थे। क्यों? क्योंकि ये याद रखिएगा कि इंडिया में जो फर्स्ट आपको मुस्लिम पावर्स बने हैं जिनको हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं, तो दे वेयर टर्किश इन देयर ओरिजिन, ठीक है। और बाद में हम लोग देखेंगे भी कि जो भी सुल्तान होते थे वो लोग टर्किश लोग को ज़्यादा फेवर करते थे, जो टर्किश ट्राइब के होते थे उनको अच्छी पोजीशंस मिलती थी। ये बाद वाले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको टर्किश के बारे में बताया था कि जो तुर्की होते थे, टर्किश ट्राइब होते थे और वो स्टार्टिंग में नॉन इस्लामिक थे। समानिड डायनेस्टी के कांटेक्ट में आने की वजह से दिस टर्किश पीपल दे बिकेम व्हाट इस्लामाइज्ड एंड दे बिकेम वॉरियर्स, ठीक है। इतना आपसे पता आपको होना चाहिए था। और उसके बाद फिर हमने देखा है क्या कि जो मोहम्मद गुरी होते हैं उनका लास्ट जो इन्वेजन होता है भारत में वो 1206 में होता है, जब वो खोखर्स जो हैं उनके रिबिलियन को सप्रेस करते हैं। खोखर मैंने आपको बताया था कि पंजाब के एरियाज के इनहैबिटेंट थे जो कि रिबेल कर दिए थे। तो मोहम्मद गुरी का जो आपका इन्वेजन का टाइम है, एक तो है 1191, एक तो है आपका 1191 है बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल। उसके बाद 1192 जो कि है आपका सेकेंड बैटल। उसके बाद है आपका 1194 जो कि है बैटल ऑफ चंदावर। और उसके बाद है 1206 जो है कि अगेंस्ट खोखर्स। एंड हु वेयर द खोखर्स? दे वेयर द ट्राइब्स इन पंजाब। तो
तो ये आपके मोहम्मद गोरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। अगर मोहम्मद गोरी से क्वेश्चन आएगा आपको तो इसी में से कुछ पूछ सकता है। जनरली आपको यहाँ से बैटल्स पूछता है मोहम्मद गोरी के बारे में, या भी ये पूछ सकता है कि मोहम्मद गोरी जो है वो कहाँ का रूलर था। तो ही वॉज द रूलर ऑफ गोरी, दैट इज इन अफगानिस्तान। उसके बाद कब कोरोनेशन हुआ मोहम्मद गोरी का, तो 1173, ठीक है। और मोहम्मद गोरी का ओरिजिनल नाम क्या था, तो मोहम्मद गोरी का ओरिजिनल नाम क्या था, मोहम्मद। अगर मोहम्मद गोरी से पूछेगा तो यही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बनते हैं, ठीक है। 1206 के बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद गोरी का जब डेथ होता है 1206 में, तो फिर अब डेथ होगा तो क्या होगा, इसका ये पेज बोला नहीं किया, एक ऐड कर। तो 1206 में जब मोहम्मद गोरी का डेथ हो जाता है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी क्या होगा कि अब राजा कौन बनेगा, चाहे जो टेरिटरीज मोहम्मद गोरी ने एक्वायर की है उसको कौन संभालेगा, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन टू। पहला होता है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ही वाज द स्लेव ऑफ हुम, मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो एक जो स्लेव था मोहम्मद गोरी का वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा स्लेव जो था वो था याल्दूज, ठीक है। अब ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद अब जो गोरी शासन है, जो राज है, उसको कौन संभालेगा। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको इंचार्ज, ही बिकेम द इंचार्ज ऑफ ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन कहने का मतलब कि इंडिया। तो मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद ईस्टर्न रीजन का चार्ज जो है वो आपको किसको गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और याल्दूज जो है, ही वॉज गिवन द ऑथोरिटी टू रूल ओवर गुरी, ठीक है, एंड वेस्ट एशिया। तो अब सब चीज साफ हो गया, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, अब ये हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसके बारे में जानिएगा कि ही रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब स्लेव जो था मेडिवल टाइम्स पे, जो स्लेव जो था मेडिवल टाइम पे, वो आज के स्लेव की तरह नहीं था, ठीक है। यहाँ स्लेव का मतलब ये मत समझ लीजिए कि राजा जो है वो स्लेव पे अत्याचार कर रहे हैं। जो स्लेव्स होते थे उनको बादशाह खरीदते थे, बिकॉज अगर उनको उनमें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज दिखती थी। अगर कोई बादशाह को दिख रहा है कि कोई स्लेव है उसमें एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से वो सल्तनत के काम आ सकता है, तो उस प्राइस पे राजा खरीदते थे स्लेव को। और स्लेव की जो ट्रेनिंग भी होती थी वो राजकुमारों के साथ होती थी। तो जो बादशाह होते थे, जो सुल्तान होते थे, वो स्लेव को खरीदते थे और उनको ग्रूम अप करते थे हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। तो ये मेडिवल हिस्ट्री में, चाहे मेडिवल टाइम्स में, ये कॉमन प्रैक्टिस था कि प्रशासन में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भरोसे के बंदे आए जिन पे आप स्ट्रैटेजिक पोस्ट की जिम्मेवारी दे पाएं। तो उसके लिए भरोसे का व्यक्ति कहाँ से आएगा, तो अगेन स्लेव्स को राजा खरीदते थे, उन्हें ग्रूम अप करते थे। राजकुमार जो थे वो तो राजा बनेगा ही, लेकिन उसके नीचे फिर एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, स्लेव्स। तो ये स्लेव्स होते थे। तो उसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का जब डेथ हो जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को चार्ज मिल जाता है ईस्टर्न रीजन का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210 एंड ही इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अगेन कुछ फैक्ट्स हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछे जा सकते हैं आपको। पहला चीज तो ये, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। तो ये आपके स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको नाम होते हैं किसी किसी रूलर के। तो जो टाइटल है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, लाख बख्श। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के राजा को लाख बख्श कहा जाता था। आपके आंसर होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाख बख्श किसको कहते हैं, जो लाखों में चैरिटी करे, उसी को लाख बख्श कहते हैं। तो दैट मींस कुतुबुद्दीन ऐबक, बिकॉज ऑफ हिज जेनरस नेचर, ही वाज कॉल्ड एज लाख बख्श, ठीक है। तो ये दो चीज आप कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक से इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शंस भी कराए हैं इंडिया में, कुछ मॉन्यूमेंट्स भी उन्होंने बनाए हैं। जैसे कि आपको पहला मॉन्यूमेंट जो है वो है आपका कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार तो पता है आपको, दिल्ली में है। सेकंड आपको जो है वो है आपका कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क,
कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वहीं पे है जहां पे कुतुब मीनार है, वहीं पे आपको कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि कुतुब मीनार जो था, ऐसे तो क्वेश्चन कुतुब मीनार से 2-3 बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कुतुब मीनार में किस किस रूलर का कंट्रीब्यूशन है, वो बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क को किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये बेसिकली मस्जिद है, ये मॉस्क है, कहाँ में, अजमेर में, ठीक है। तो ये आपका पेटेंट क्वेश्चन है जो कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, तो अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो मस्जिद है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड, कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा। या तो क्वेश्चन आपको प्लेस को अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है कि कौन कहाँ पे है। तो कुतुब मीनार आपको पता है मेहरौली दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है, अगेन ये भी आपको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है, तो दिल्ली हो जाएगा। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है, ठीक है। दिस इज अबाउट योर कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उनकी मृत्यु जो है वो कैसे होती है, तो पोलो खेलते हुए, ठीक है। काफी फनी इनकी मृत्यु होती है। तो डेथ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो 1210 में हो जाएगा। तो डेथ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का कब है, 1210। और कैसे है, 1210। और कैसे है, तो वाइल प्लेइंग पोलो, ठीक है। पोलो को चौगन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि वो कौन सा बादशाह था दिल्ली सल्तनत का जिसकी मृत्यु जो है वो चौगन मतलब पोलो खेलते हुए हुई। आपके आंसर होंगे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद फिर इसका जो स्लेव होता है इल्तुतमिश, वो राजा बनता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा भी था जिसका नाम था आरम शाह, ठीक है। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में, तो इसका बेटा आरम शाह वो गद्दी पर बैठने के लिए अपनी दावेदारी जो है वो रखता है। लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है कि आरम शाह को डिस्पोज कर देता है, हरा देता है, मार देता है। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन जो है वो निकल के आई, क्योंकि देखिए अभी तक दिल्ली सल्तनत बन ही रही है, अभी बना भी नहीं है, अभी तो एक ही सुल्तान रहा है दिल्ली सल्तनत में। सेकंड सुल्तान आने के साथ ही ये बात तय हो गई कि अब दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जिसमें योग्यता होगी वो राजा बनेगा। तो इल्तुतमिश जो है ही सेट अ प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसलिए आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने इसमें से किस कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को हराया था, तब आपके आंसर होंगे आरम शाह। तो आरम शाह हार जाते हैं और अब इल्तुतमिश जो है वो राजा बनेगा। तो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो इसको रब कर देते हैं हम लोग। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग देखिए जो पेज क्यों इरेज कर रहे हैं। देखिए समझाते वक्त अब उतना नहीं, आप लोग लिखते चलिए अगर लिखना है तो, ठीक है। ये मत सोचिए कि अब दूसरा पेज और तीसरा पेज उतना रहता नहीं है समझाने के क्रम में, ठीक है। आपको लिखना है, अभी आप लिख लीजिए। इसी ऑन, ठीक है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। फिर इल्तुतमिश, तो ये समझ में आया। कल मैंने बताया था ना आपको कि दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं। दिल्ली सल्तनत कोई एक डायनेस्टी का सल्तनत नहीं है। इसके अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी है जो स्लेव के बाद आएगा, खिलजी डायनेस्टी है, फिर तुगलक्स हैं, तुगलक्स के बाद आपको फिर सैयद्स हैं, सैयद्स के बाद लोदीज हैं। तो ये 5 डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में। अभी हम लोग पहला डायनेस्टी जो है स्लेव डायनेस्टी, उसकी बात कर रहे थे कि स्लेव डायनेस्टी जो है कैसे बना, कौन है फाउंडर स्लेव डायनेस्टी के। अब ये टर्किश लोग जब आए थे इंडिया में, तो ये लोगों को भी पता नहीं था कि ये लोग कितने दिन रूल करेंगे इंडिया में। तो इसलिए जहां से हो सके उन लोगों ने कुछ मटेरियल्स बिल्डअप करके आपको मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का इसलिए ज़्यादा आपको मॉन्यूमेंट्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अर्ली पीरियड है जब टर्किश जो है वो भारत में आए हैं और उनको भी नहीं पता है कि कितने दिन तक हम लोग रूल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इल्तुतमिश, इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज कर देता हूँ आपको। इल्तुतमिश, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड टाइटल उसका याद रखिएगा, ठीक है।
लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश 1211 टू 1236, 1211 से 1236। इल्तुतमिश को कहा जाता है रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। ठीक है, रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया, मतलब वो शासक जिसने टर्किश रूल को कंसोलिडेट किया, संगठित, मतलब कि सुचारू रूप से संगठित। जब आप रिवीजन करते हैं तो उसको कंसोलिडेशन का फेज कहते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है क्या कि इसने दिल्ली सल्तनत को स्ट्रांग किया है अपने टाइम पीरियड में 1211 से 1236 में। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश के कुछ इश्यूज देख लीजिए, क्या क्या इश्यूज था जब इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा था 1211 में, तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिला था। ठीक है, तो पहला जो प्रॉब्लम उसे फेस करने को मिला था वो था कुबाचा का। कुबाचा एक व्यक्ति है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। सेकंड प्रॉब्लम उसको फेस करने को मिला था आपको कुबाचा के बाद राजपूत्स। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम जो उसके सामने थी उस समय वो थी मंगोल्स की। और फोर्थ प्रॉब्लम जो उसके साथ थी वो थी आपको अली मर्दान खान की। अली मर्दान खान who was now ruling बंगाल एंड बिहार। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी इल्तुतमिश की जब वो राज सिंहासन पे बैठा था। ओके, कुबाचा कौन था? तो कुबाचा वाज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गुरी, तो उसी तरीके से कुबाचा जो था ही वाज आल्सो द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुबाचा ने क्या किया था कि कुबाचा हैड सीज्ड लाहौर। लाहौर तो आपको पता है ना कि लाहौर कैपिटल थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आता भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? लाहौर। इट वाज इल्तुतमिश हु हैड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की थी? वो कौन है? इल्तुतमिश, द सेकेंड रूलर। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल कहां है? तो लाहौर। ठीक है, तो कुबाचा जो था, कुबाचा कौन था? कुबाचा स्लेव था, इल्तुतमिश भी स्लेव था। अब वो बोलेगा ना भाई इल्तुतमिश को कि तुम में ऐसा क्या है कि तुम रूलर बनोगे? Isn't it? मालिक मरा है तो उसके जो गद्दी पे तो जो तुम भी स्लेव हो हम भी स्लेव है, दोनों का इक्वल राइट बनेगा। तो क्या होगा? टसल होगा पावर के लिए। तो कुबाचा क्या किया कि लाहौर को सीज कर लिया। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया इल्तुतमिश के साथ कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है वो किसके हाथ में चला गया है? कुबाचा के हाथ में। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम जो इल्तुतमिश के सामने थे वो किसके थे? राजपूत के। राजपूत आपको पता है दे वर द इंडिजीनियस रूलर्स। राजपूतों को हरा के ही टर्किश सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत, वो बनी थी, है ना। तो राजपूत जो थे वो हार जरूर गए थे, लेकिन वो भी मौके के इंतजार में रहते थे कि जहां से ही दिल्ली सल्तनत कमजोर हो तो इन टर्किश लोगों पे हम लोग अटैक करके इन लोगों को भगा दें। तो राजपूत हमेशा रिबिलियन के मोड में रहते थे। तो इल्तुतमिश के साथ ये प्रॉब्लम था राजपूत का। थर्ड प्रॉब्लम था इल्तुतमिश के पास किसका? मंगोल्स का। मंगोल जो था वो चंगेज खां के टाइम पीरियड में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे। हालांकि मंगोल्स ने अटैक नहीं किया है, लेकिन मंगोल की खतरा बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मंगोल्स जो हैं वो आज नहीं तो कल इंडिया पे अटैक करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी जरूरी थी। तो मंगोल का भी थ्रेट था जब इल्तुतमिश बना था आपको क्या राजा। और नेक्स्ट था अली मर्दान खान का थ्रेट। अली मर्दान खान जो है वो क्या किया था कि बंगाल और बिहार को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इल्तुतमिश को रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको मेंस में लिखने के लिए ये आएगा तो पहले आप इश्यूज बताइएगा कि भाई अब ये सब प्रॉब्लम को जब वो सॉल्व कर देगा तभी ना कहिएगा कि हाँ उसने टर्किश सल्तनत को इन खतरों से बचाया। ठीक है, तो पहले खतरा बताइएगा। तो कुबाचा, राजपूत, मंगोल्स, अली मर्दान खान। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा खतरा जो इल्तुतमिश को था वो मंगोल से था। ठीक है, क्योंकि मंगोल्स वेयर नोन फॉर देयर बुचरी। मंगोल्स जब अटैक करते थे तो काफी बारबेरिक रूप से अटैक करते थे। जो लोग रिबेल करते थे गांव के गांव को तबाह कर देते थे। मतलब मंगोल्स वेयर गिवन द क्रेडिट ऑफ डिसमेंटलिंग लॉट ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया। बहुत सारी सल्तनत जो थी मतलब आउटसाइड इंडिया, उसको मंगोल्स ने खत्म किया था, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट सल्तनत थी ख्वाराजमी इंपायर। तो ख्वाराजमी इंपायर जो थी,
ख्वाराज़मी एम्पायर जो थी वो ईरान में, मतलब कि पर्शिया की एम्पायर थी, काफी प्रॉस्पेरस एम्पायर था ख्वाराज़मी एम्पायर, 12th सेंचुरी एम्पायर था, उसको मंगोल्स ने मतलब रैवेज कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था। तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको था? इल्तुतमिश को। किससे था खतरा? मंगोल से था, ठीक है। तो इसलिए इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या किया कि मंगोल्स जब भी आएंगे तो कहां से आएंगे? वेस्टर्न साइड से आएंगे, और वेस्टर्न साइड जो है वो किसके कब्जे में आ गया है? कुबाचा के हाथों में आ गया है। तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने क्या किया कि कुबाचा को हटाया लाहौर से। तो लाहौर पे इल्तुतमिश ने अटैक किया और 1217 तक आते आते लाहौर को अगेन इल्तुतमिश ने कैप्चर कर लिया। तो बॉर्डर एरियाज कैप्चर हो गया, ठीक है। लेकिन मंगोल्स ने अटैक नहीं किया है इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे, ये याद रखिएगा आप। मंगोल्स ने अटैक किया है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। यहाँ पे सिर्फ खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि ख्वारिज़मी एम्पायर का तो मैंने बताया कि मंगोल्स ने हरा दिया था ख्वारिज़मी एम्पायर को। ख्वारिज़मी एम्पायर का जो राजकुमार था जिसको मंगोल्स ने हराया था, वो रूलर जो है वो इंडिया के बॉर्डर तक आ गया और इल्तुतमिश से पनाह मांग रहा था, असाइलम मांग रहा था, ठीक है, कि आप हमको इंडिया में आने दो। अब इल्तुतमिश ने क्या किया कि वो ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि अगर ये ख्वारिज़मी एम्पायर के राजकुमार को अगर हम लोग पनाह दे देंगे तो मंगोल का फिर अटैक हमको झेलना पड़ेगा। और इस समय तक दिल्ली सल्तनत बन ही रही है, इतनी कोई स्ट्रांग बनी नहीं है। तो और दिल्ली सल्तनत इस टाइम तक इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मंगोल्स के अटैक को वो लोग झेल, अटैक से इंडिया को बचा लेता है। अगर उस समय मंगोल्स अटैक कर देते इंडिया को तो दिल्ली सल्तनत वाज इन नो पोजीशन टू विथ होल्ड दैट अटैक, ठीक है। तो मंगोल्स के थ्रेट को हटा दिया किसने? इल्तुतमिश ने। राजपूत्स के लिए उसने क्या किया कि राजपूत्स के लिए, इसको मैं रब करने वाला हूं, जिनको लिखना है लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है 1206 एडी पंजाब और राजस्थान। देखिए आप राजस्थान आज के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं ना, बाउंड्री एरिया के एरिया में देख रहे हैं, राइट। उस समय जो भी पार्ट्स ऑफ राजस्थान है वो आपका पंजाब और राजस्थान दोनों मिक्स था। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा खोखर जो थे वो कहां के रिबेल किए थे, तो आप पंजाब लिखिएगा, ठीक है। आपके बुक में भी यही है। हाँ जी, खोखर्स वे ट्राइबल्स ऑफ पंजाब। चलिए रब कर रहे हैं। कौन सा? राजपूत्स के को कंटेन करने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर राजपूत को कंटेन करने के लिए इल्तुतमिश कॉन्कर्ड फोर्ट्स ऑफ ग्वालियर एंड बयाना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट किले होते थे राजपूत्स के, उसको इल्तुतमिश ने क्या किया? कैप्चर किया। इल्तुतमिश कॉन्कर्ड। ये वो फोर्ट्स थे, ये वो किले थे जहां से राजपूत जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के लिए थ्रेट जो है वो बन सकते थे। तो ग्वालियर और बयाना के फोर्ट को इल्तुतमिश ने कॉन्कर कर लिया। एक और फोर्ट था नगाड़ा का। नगाड़ा जो था इट वाज द कैपिटल ऑफ मेवाड़, ठीक है। तो मेवाड़ के फोर्ट को इल्तुतमिश ने अटैक किया था लेकिन कैप्चर नहीं कर पाया था। क्यों कैप्चर नहीं कर पाया था? क्योंकि उस समय के राणा के हेल्प के लिए, उस समय के मेवाड़ के किंग के लिए गुजरात के आर्मी, गुजरात से जो रूलर थे वो उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी थी, ठीक है। तो नगाड़ा के फोर्ट को इल्तुतमिश ने कैप्चर नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि इनमें से किस किलो को इल्तुतमिश कैप्चर नहीं कर पाया था, ये आपका क्वेश्चन बनते हैं। तो नगाड़ा के फोर्ट को इल्तुतमिश कैप्चर नहीं कर पाया था। नगाड़ा कहां का फोर्ट था? मेवाड़ का। और क्यों कैप्चर नहीं कर पाया था गया था? क्योंकि एंड वक्त पे यहां के रूलर को हेल्प करने के लिए गुजरात से आर्मी आई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी बहरहाल राजपूत्स को इल्तुतमिश ने अपने टाइम पीरियड में कंटेन कर लिया। नेक्स्ट है आपका अली मर्दान खान। तो इस सब से जब प्रॉब्लम खत्म हुई तब इल्तुतमिश ने अपना फोकस शिफ्ट किया किसके तरफ? बंगाल और बिहार के तरफ। तो इस समय तक अली मर्दान खान जा चुके थे और अली मर्दान खान की जगह एक रूलर था इवाज, वो रूल कर रहा था बंगाल और बिहार को, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। तो उस समय तक बंगाल एंड बिहार जो था, अब इसमें टाइम हो गया ना कि मंगोल्स को भी इल्तुतमिश ने कंटेन किया, राजपूत्स को कंटेन किया, ठीक है। तो ये समय टाइम लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब बंगाल और बिहार में एक पर्सन जिसका नाम था इवाज, ही वॉज एडमिनिस्ट्रिंग। और इस इवाज ने अपना टाइटल लगाया था किसका? सुल्तान गियाजुद्दीन का।
तो ये क्वेश्चन आपके बिहार स्पेसिफिक के लिए इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। सुल्तान गियाजुद्दीन और गियाजुद्दीन तुगलक अलग अलग हैं। गियाजुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी से हैं। यहाँ याद रखिएगा कि इवाज ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान गियाजुद्दीन एंड ही वाज रूलिंग बंगाल एंड बिहार एंड ही वाज अ गुड किंग, मतलब काफी अच्छे तरीके से चला रहा था वो बंगाल एंड बिहार को। लेकिन फिर भी अब इल्तुतमिश बादशाह इसने अटैक किया इवाज पे और फिर इवाज वाज डिफीटेड एंड किल्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुल्तान गियाजुद्दीन या इवाज को किसने हराया था, तो आपके आंसर होंगे इल्तुतमिश, ठीक है। और जब इवाज डिफीट और मर गया तो उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया कि बंगाल और बिहार जो था अब वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट हो गया, तो बंगाल एंड बिहार के लिए उसने एक गवर्नर अपॉइंट किया इल्तुतमिश ने। उस गवर्नर का नाम था मलिक जानी। तो ये आपके बिहार स्पेसिफिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मलिक जानी जो है वो किसका गवर्नर था? इल्तुतमिश का। कहाँ का गवर्नर था? बंगाल एंड बिहार का। लेकिन फिर भी ये जो एरिया था बंगाल एंड बिहार, इट वाज अ डिफिकल्ट चार्ज, ठीक है। मतलब बंगाल एंड बिहार का एरिया ऐसा था जो दिल्ली सल्तनत के हिस्से में आता था, फिर कुछ दिन के बाद ये लोग बगावत कर देते थे। तो इसलिए बंगाल एंड बिहार आ तो गया इल्तुतमिश के कब्जे में, लेकिन इट वाज अ डिफिकल्ट चार्ज। तो इल्तुतमिश से रिलेटेड ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल एंड बिहार को दिल्ली सल्तनत का भाग इसमें से किस राजा ने बनाया था? आपके आंसर होंगे इल्तुतमिश। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इल्तुतमिश वाकई में दिल्ली सल्तनत का कंसोलिडेटर है, दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्ट है, ठीक है जी। और उससे रिलेटेड, उस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम स्पेसिफिक में आ सकते हैं, जैसे मलिक जानी हो गया, या फिर इवाज का पुराना नाम क्या था, तो सुल्तान गियाजुद्दीन। क्लियर है ये चीज? सो दैट वाज अबाउट इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश वो पहला रूलर है दिल्ली सल्तनत का जिसने अपनी कैपिटल जो है वो कहाँ बनाई है? दिल्ली। ये याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में कहाँ थी कैपिटल? लाहौर। क्लियर है ये? तो 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। याल्दूज को कौन सा रीजन मिला था रूल करने को? याल्दूज क्या? याल्दूज को कौन सा? याल्दूज तो आपका हो गया उसमें मोहम्मद गोरी में। तो याल्दूज को जो वेस्ट एशिया का रीजन था, जैसे गुरी हुआ, जहां से मोहम्मद गुरी आया था, वो वाला हिस्सा जो है वो याल्दूज को दिया गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ईस्टर्न इंडिया दिया गया था। उसके बाद मंगोल्स को कैसे इल्तुतमिश ने साइड किया? ये ऐसे मत लिखिएगा आप लोग अपने एग्जाम में साइड किया, ठीक है। देखिए मंगोल्स जो हैं, मंगोल्स का अटैक नहीं हुआ, ठीक है। मंगोल्स जो थे उन्होंने उस समय के ईरान की एक डायनेस्टी थी ख्वारिज़मी एम्पायर, उसको तहस नहस उसको हटा दिया था। 1226 1227 की बात है ये, ठीक है। तो मंगोल्स ने किसको हराया था? ख्वारिज़मी एम्पायर को। ख्वारिज़मी एम्पायर कहाँ था? पर्शिया में, ठीक है। अब वहाँ का जो राजा था जब हार गया तो वो अपनी जान बचाने के लिए इंडिया के बॉर्डर तक आ गया और इल्तुतमिश से बार बार ये रिपीट रिक्वेस्ट करने लगा कि हमें इंडिया आने दीजिए फॉर असाइलम, जिसको पनाह कहते हैं, ठीक है। अगर इल्तुतमिश असाइलम दे देता किसको? ख्वारिज़मी एम्पायर के उस रूलर को, तो ऑब्वियसली मंगोल्स से वो दुश्मनी मोल लेता। मंगोल्स फिर कहते कि आपने हमारे मतलब एनिमी को पनाह दिया है, दैट मीन्स यू आर आवर एनिमी, और फिर मंगोल्स अटैक कर देते इंडिया पे। और उस समय दिल्ली सल्तनत बन ही रही थी, इतना मिलिट्री माइट था नहीं। तो इस बात को इल्तुतमिश भी जानता था कि अगर मंगोल्स अटैक करेंगे तो दिल्ली सल्तनत इज इन नो पोजीशन टू डिफेंड इटसेल्फ। तो इसीलिए इल्तुतमिश ने क्या किया कि उसने ख्वारिज़मी एम्पायर के रूलर का रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया, मतलब अलाउ ही नहीं किया उन्हें इंडिया में आने को। तो इंडिया में वो आए नहीं, तो जिसके कारण मंगोल्स से इल्तुतमिश का एनिमिटी हुआ नहीं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स की वजह से इल्तुतमिश ने इंडिया को मंगोल थ्रेट से बचाया था। ये है आपका एक्सप्लेनेशन। अरे सर एसी ऑन नहीं है इतना। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे पड़ा है। देखिए ये कंट्रोवर्शियल है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुब मीनार बनाया गया है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी सेंट थे, उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो कुतुब मीनार बनवाया नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी है और वो मीनार था, लेकिन ये बनाया किसके ऑनर में गया है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये एक सूफी सेंट है जिनके ऑनर में ये बनाया गया है। और कुतुब मीनार की हाइट भी याद रख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। 72.5 मीटर कुतुब मीनार की हाइट है। और कोई क्वेश्चन?
ऐबक के जस्ट बाद आरम शाह किंग बने ना, हाँ जी, ऐबक के बाद आरम शाह किंग के लिए वो अपना मतलब कि पोजीशन स्ट्रांग कर रहे थे, ठीक है, मतलब किंग ब्रीफ टाइम तक बने, उनका हिस्ट्री में उतना उल्लेख नहीं है, और उनको हरा दिया इल्तुतमिश ने। तो जो हेरिडिटरी का होता है प्रिंसिपल कि राजा के बाद उसका बेटा बनेगा, वो दिल्ली सल्तनत में बहुत पहले ही रुक गई थी। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब देखिए इल्तुतमिश से रिलेटेड एक फैक्ट और याद रखिए कि इन्होंने, क्लियर है, इसको रब कर दे। देखिए इल्तुतमिश से रिलेटेड और चीजें याद रख लीजिए, मैं यहीं पे लिख देता हूं जो फैक्चुअल चीज है, अब एक जगह हो जाएगा। इल्तुतमिश के बारे में फैक्ट्स, पहला तो ये है कि अगेन कुतुब मीनार का जो काम था उसको खत्म किसने करवाया है? इल्तुतमिश ने, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कुतुब मीनार में इनमें से किस रूलर्स का कंट्रीब्यूशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, यहीं पे डील कर देते हैं हम। जब कुतुब मीनार की बात ही हो रही है तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स आर एसोसिएटेड विद कुतुब मीनार। तो पहला तो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने स्टार्ट किया, करवाया कुतुब मीनार बनवाना, ठीक है। सेकंड है आपका इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार को क्या कराया है? कंप्लीट कराया है। और थर्ड कंट्रीब्यूशन है आपका फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे कुतुब मीनार का जो मिनारेट था, एक जो ऊंचा वाला जो हिस्सा था, उस वहां पे लाइटनिंग हुई थी, बिजली गिर गई थी, जिसकी वजह से वो भाग जो है वो नष्ट हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि कुतुब मीनार को फिर से उसको रिपेयर करवाया था और एक और मंजिल जो है वो ऐड करवाई थी, ठीक है। एक जो डैमेज हो गया था उसको रिपेयर कराया था और एक और मंजिल जो है, फ्लोर जो है, वो फिरोज शाह तुगलक ने ऐड करवाया था। तो ये तीन रूलर हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है किसमें? कुतुब मीनार में, क्लियर है। अगर क्वेश्चन आएगा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, अगर देखिए दोनों दो चीज हुआ, कुतुब मीनार से अगर क्वेश्चन आया तो कुतुब मीनार मतलब सिर्फ मीनार से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। अगर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स आ गया तो मतलब कुतुब मीनार के आसपास के भी जो एरियाज हैं, अगर वहां से कंट्रीब्यूशन पूछा गया कि किसका है, तो ये तीन तो हो ही जाएंगे क्योंकि इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया है। साथ ही साथ एक आपका आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि एंट्रेंस जो है, जब कुतुब मीनार के लिए आप एंटर कीजिएगा तो जो एंट्रेंस है उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स तो उसमें ये तीन भी होंगे प्लस अलाउद्दीन खिलजी होगा। अगर क्वेश्चन सिर्फ कुतुब मीनार आया, सिर्फ मीनारेट का पूछ रहा है, तो ये तीन होंगे, ठीक है जी। तो इल्तुतमिश से रिलेटेड फैक्ट एक चीज तो ये है कि कुतुब मीनार को इसने कंस्ट्रक्ट कराया। सेकंड, शिफ्टेड कैपिटल, शिफ्टेड कैपिटल कहां से कहां? फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। थर्ड इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट है इनके सिक्के, कॉइन्स, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। कॉइन्स की बात करें तो दो कॉइन्स जो इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश से रिलेटेड, जो इल्तुतमिश ने इशू किया, वो है जित्तल एंड टनका, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है जित्तल और टनका किसके सिक्के थे? इल्तुतमिश के। एक क्वेश्चन ये बनेगा, या फिर क्वेश्चन बनेगा, इसको रब कर देते हैं, जित्तल जो होता था वो कॉपर कॉइन्स होता था, ठीक है। जित्तल जो होता था वो तांबे के सिक्के होते थे, कॉपर कॉइन्स, और टनका जो था वो सिल्वर कॉइन्स था, चांदी के सिक्के। अब देखिए इससे तीन क्वेश्चन बनते हैं जनरली। पहला क्वेश्चन तो आ जाता है कि जित्तल और टनका को किस दिल्ली सल्तनत के रूलर ने इंट्रोड्यूस कराया? इल्तुतमिश। एक क्वेश्चन ये पूछ देगा, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन चांदी के सिक्के होते थे, नाम दे देगा, दो ऑप्शन, जित्तल हो गया, तनका हो गया, दो ऑप्शन और कोई डाल दिया। तो तनका क्या है? सिल्वर कॉइन्स है, जित्तल क्या है? कॉपर कॉइन्स है। या फिर तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इनमें से कौन से धातु के कॉइन्स इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं? तो कॉपर एंड सिल्वर। तो एक फैक्ट से रिलेटेड तीन क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। फोर्थ इल्तुतमिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसने
आपको फोर्ट्स कॉप्स ऑफ 40 मतलब चहलगानी सिस्टम स्टार्ट किया। चहलगानी सिस्टम स्टार्टेड। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा चहलगानी सिस्टम किसने स्टार्ट किया, तो इल्तुतमिश ने। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि चहलगानी सिस्टम को खत्म किसने किया, तो बलाट किसने किया है, इल्तुतमिश ने। और चहलगानी सिस्टम को खत्म किसने किया है, बलबन ने। अब बात करते हैं कि चहलगानी सिस्टम क्या था। ठीक है, तो चहलगानी जो था इट वाज अ ग्रुप ऑफ 40 लोगों का ग्रुप था। और ये 40 लोग ग्रुप कौन थे, दे वेयर द स्लेव्स जी। ठीक है, वो स्लेव्स जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। अब आप देखिए इल्तुतमिश भी तो स्लेव था, तो अगर वो जब राजा बनेगा तो बाकी के स्लेव्स भी बोलेंगे ना भाई कि हमें भी राजा बनाओ, तो उन्हें भी इंपॉर्टेंट पोजीशन देना होगा। तो इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया था कि बगावत ना हो, बाकी के लोग जो हैं वो मेरे रूल के खिलाफ ना बोले, तो इसके लिए इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया 40 इंपॉर्टेंट स्लेव जो नोबल्स थे उनका, और उनको काफ़ी ज़्यादा पावर दी। ठीक है, तो जो ये कॉप्स ऑफ 40 थे, जो चहलगानीज थे, ये पावर इंजॉय, अच्छा खासा कंसिडरेबल पावर इंजॉय करते थे। किसके टाइम पीरियड पे, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे। ठीक है, और ये चहलगानी क्यों बनाया गया था, अगेन कि इल्तुतमिश को ये लगता था कि इंटरनल रिबिलियन ना हो जाए, उसके सपोर्ट में कहीं बाकी के जो स्लेव्स हैं वो ना बगावत कर दे। ठीक है, तो ये हैं आपके इल्तुतमिश से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बाकी फोर्ट्स के बारे में बता ही दिया आपको। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। सुल्तान गियाजुद्दीन वाला फैक्ट फिर से समझा। सुल्तान गियाजुद्दीन जो है वो इवाज का नाम है। ठीक है, IWAZ, इवाज। इवाज ने टाइटल लगाया था आपको सुल्तान गियाजुद्दीन का। ठीक है, कैसे होता है, मतलब अनिमेश चौहान और घर का नाम है, मतलब कुछ भी, टिंकू रिंकू पिंकू जो भी है, तो उसी तरीके से इवाज उसका नाम था, उसने अपना टाइटल लिया था क्या, सुल्तान गियाजुद्दीन का। तो अली मर्दान खान के मरने के बाद इवाज नाम का जो व्यक्ति था वो बंगाल एंड बिहार को रूल कर रहा था। तो बंगाल एंड बिहार को रूल कर रहा है, मतलब बंगाल एंड बिहार दिल्ली सल्तनत के कब्जे से बाहर में है। और इस समय किंग कौन है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को कैप्चर करना होगा, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि उसको इवाज पे उसने अटैक कराया, और इवाज जो है उसको मार दिया गया लखनऊती में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इवाज की मृत्यु कहाँ हुई, तो याद रखिएगा लखनऊती जो बंगाल में है। ऐसे ही पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ सकता है, हाँ लखनऊती जो बंगाल में है वहां पे इवाज की मृत्यु हुई थी। और इसमें इल्तुतमिश का जो बेटा था, ठीक है, वो उसने कैंपेन किया था इवाज के खिलाफ। चहलगानी सिस्टम किसने एंड किया, बलबन ने, गियाजुद्दीन बलबन, BALBAN। इसके बाद है रजिया सुल्तान के बाद बलबन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये इल्तुतमिश से रिलेटेड फैक्ट है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, और इल्तुतमिश का जो बेटा सब होता है, जो सन्स होते हैं, इल्तुतमिश उन्हें एबल नहीं समझते थे कि ये लोग राजपाट चला पाएगा। और इसीलिए इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को अपना हेयर डिक्लेयर कर दिया, अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग रजिया सुल्तान की। ठीक है, तो इसको रब कर दें हम लोग। So now we'll start रजिया। तो आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन आया, रजिया सुल्तान। क्यों आई रजिया सुल्तान, बिकॉज इल्तुतमिश डिड नॉट कंसिडर्ड हिज सन्स वर्दी इनफ टू एडमिनिस्टर एन एम्पायर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके रजिया सुल्तान। So she is the first women emperor. फर्स्ट women emperor। ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड क्या है, 1236 टू 1239, 1236 से 1239। रजिया सुल्तान भी जब बनी थी
एम्पायर बनी थी, जब वो किंग बनी थी या क्वीन बनी थी, तो अगेन इल्तुतमिश की तरह इनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो इश्यूज क्या थे, क्या प्रॉब्लम होगा जब रजिया सुल्तान जो है वो मतलब कि क्वीन बनी थी। तो पहला इशू जो था, जो रजिया सुल्तान को फेस करना पड़ रहा था, वो करना पड़ा था फ्रॉम सन्स ऑफ इल्तुतमिश। जो इनके भाई थे वही इनके खिलाफ थे, रजिया सुल्तान के खिलाफ। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मतलब इनको राजपाट मिल गया, तो इनके जो भाई थे दे वेयर आल्सो चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ रजिया सुल्तान। सेकंड, चहलगानीज। चहलगानीज मैंने आपको बताया कि चहलगानीज वेयर एक्सट्रीमली पावरफुल। And why they were extremely powerful? Because they rose in prominence during the time of Iltutmish. ठीक है, चहलगानीज। उसके बाद तो दिस वाज योर इंपॉर्टेंट कंटेंडर। तो रजिया सुल्तान को ये दोनों को फेस करना पड़ रहा था। अब ये जो चहलगानीज थे, इसको लीड कौन कर रहा था? हु वाज लीडर ऑफ दिस चहलगानी? तो आपके आंसर होंगे निजाम उल मुल्क जुनैदी। निजाम उल मुल्क जुनैदी ये वजीर थे इल्तुतमिश के पहले। ठीक है, निजाम उल मुल्क जुनैदी जो थे, हु वाज ही वाज द वजीर। वजीर किसका? इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश को काफी लॉयली सर्व भी किया था इसने, लेकिन अगेन ही वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ रजिया सुल्तान। और वो इसीलिए क्योंकि इन्हें लगता था कि एक वुमेन की अथॉरिटी मतलब कि एक्सेप्ट करना जो है वो मेल जो है वो उसके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए चहलगानीज को लीड कौन कर रहे थे? निजामुल मुल्क जुनैदी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इल्तुतमिश का वो कौन सा वजीर था जो रजिया सुल्तान के खिलाफ बगावत किया था? आपके आंसर होंगे निजामुल मुल्क जुनैदी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान ने क्या किया कि रजिया सुल्तान ने सबसे पहले निजामुल मुल्क जुनैदी को इम्प्रिजन करा दिया, कैद करा दिया, और इस तरीके से चहलगानीज के पावर्स को भी बहुत हद तक रजिया सुल्ताना ने कम कर दिया। क्योंकि चहलगानीज को लग रहा था कि इल्तुतमिश के बाद कोई पपेट जो है वो बने, सरकार किंग बने, जिसको हम लोग अपने इंटरेस्ट के लिए यूज कर सके। लेकिन रजिया सुल्तान रिफ्यूज्ड टू बी द पपेट ऑफ चहलगानीज। तो इसलिए चहलगानीज जो थे वो रजिया सुल्तान के खिलाफ हो गए, और जनता को समझाने के लिए चहलगानीज ने वो जेंडर का जो नैरेटिव है वो पकड़ा कि भाई एक स्त्री होके वो कैसे रूल कर सकती है। लेकिन जो रेसिस्टेंस का जो मेन एम था वो मेनली पॉलिटिकल था। ठीक है, सेकेंड, सन्स ऑफ इल्तुतमिश। तो ये चहलगानीज को डिफीट कर दिया किसने? रजिया सुल्तान ने। लेकिन इसके बावजूद भी जो चहलगानीज थे दे वेयर कंटिन्यूअसली प्लॉटिंग अगेंस्ट रजिया सुल्ताना। अब रजिया सुल्तान का एक स्टेप क्या हुआ कि याकूत खान एक व्यक्ति था। ठीक है, याकूत खान, ही वॉज अफ्रीकन इन ऑरिजिन। ठीक है, तो ही वॉज अफ्रीकन इन ऑरिजिन, और याकूत खान को रजिया सुल्तान ने सुपरिटेंडेंट बनाया था रॉयल स्टेबल का। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल। रॉयल स्टेबल कहा जाता है जहां पे शाही घोड़े रहते थे, उनका इंचार्ज किसको रजिया सुल्तान ने बनाया? याकूत खान को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था कि मतलब शाही घोड़ों का जिसके पास इंचार्ज है तो वो इंपॉर्टेंट पोस्ट माना जाता था। तो याकूत खान जो था ही वाज अफ्रीकन इन ऑरिजिन, और इसको रजिया सुल्तान ने बना दिया था सुपरिटेंडेंट, जिसके अगेंस्ट में भी थे कौन? चहलगानीज। बिकॉज चहलगानीज भी टर्किश, वो तुर्की थे। वो कहे कि भाई टर्किश होके किससे, हम लोग जब हैं ही तो क्यों किसी दूसरे रेस के लोग को मतलब इंपॉर्टेंट पोस्ट मिल रहा है। ठीक है, और इसीलिए फिर रजिया सुल्तान का कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए दिस चहलगानीज दे स्टार्टेड लाइक स्प्रेडिंग द र्यूमर, मतलब कि र्यूमर फैलाने लगे चहलगानीज अब आपकी पॉसिबल लव अफेयर है बिटवीन रजिया सुल्तान एंड याकूत खान। लेकिन ये सब जो है वो पॉलिटिकली किया जा रहा है, किसी तरीके से रजिया सुल्तान का जो सपोर्ट है वो दिल्ली के लोगों से खत्म हो और रजिया सुल्तान को हटा दिया जाए। तो इसके लिए ये चहलगानीज जो है वो प्लॉट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो था वो रजिया सुल्तान का रॉयल स्टेबल का सुपरिटेंडेंट बना था? तो आपके आंसर होंगे याकूत खान। क्लियर है ये चीज यहां तक? उसके बाद आपको याकूत खान के बाद देखिए फिर रिबिलियन हो जाएगा। रिबिलियन कहाँ हो जाएगा? इन लाहौर एंड सरहिंद।
क्लियर है ये चीज। अब मैंने बताया ना कि चहलगानीज जो हैं वो प्लॉट कर ही रहे हैं रजिया सुल्तान के खिलाफ। अब 2-3 दाव जो है वो चहलगानीज का नहीं कामयाब हो पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो चहलगानीज हैं दे आर प्लॉटिंग अगेंस्ट रजिया सुल्तान। और इस तरीके से क्या हुआ कि बगावत हो गई रजिया सुल्तान के पीरियड में। कहाँ कहाँ हुई? लाहौर और सरहिंद में। इसको मैं रब कर देता हूं, आपको रब कर दूं। तो रिबिलियंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के टाइम पे कहाँ कहाँ बगावत हुई, रिबिलियंस। तो पहला लाहौर और दूसरा सरहिंद, ये भी अभी पाकिस्तान साइड में। यहाँ पे लाहौर और खुद गई टू सप्रेस द रिबिलियन, और यहाँ पे लाहौर में उन्होंने रिबिलियन सप्रेस कर दिया। लाहौर में रिबिलियन बगावत को शांत करने के लिए फिर उसके बाद रजिया सुल्तान ने अपना फोकस कहाँ रखा? सरहिंद में। लेकिन वो सरहिंद पहुंच नहीं पाई, ठीक है। जब वो सरहिंद के रास्ते में ही थी कि भटिंडा जो पंजाब में है, भटिंडा का उस समय का नाम था ताबर हिंद। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ताबर हिंद जो है वो मॉडर्न डे उसका क्या नाम है? भटिंडा। उस समय नाम था ताबर हिंद। तो ताबर हिंद में रजिया सुल्तान को कैप्चर कर लिया गया। लाहौर में वो गई, बगावत को शांत कर दिया। ये बगावत किसने करवाया था? चहलगानीज ने। चहलगानीज क्यों बगावत कर रहे थे? कि किसी तरीके से रजिया सुल्तान का अथॉरिटी खत्म किया जाए। तो लाहौर में जो बगावत हुई उसमें रजिया सुल्तान गई और बगावत को शांत कर दी। उसके बाद उसने अपना फोकस कहाँ मूव किया? सरहिंद में। लेकिन वो सरहिंद पहुंच नहीं पाई। उसी बीच में ही ताबर हिंद जगह जो भटिंडा है वहां पे कैप्चर कर लिया गया रजिया सुल्तान को। किसके द्वारा? बाई अल्तुनिया। अल्तुनिया जो है ये एक इंसान का नाम है, who has captivated or who has imprisoned रजिया। और ये आपके क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है आपसे कि रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड में यहाँ इनमें से किस जगह पे बगावत हुई थी, यही याद कर लीजिए, लाहौर और सरहिंद। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रजिया सुल्तान को कहाँ इम्प्रिजेंट किया गया था? ये बीपीएससी में आते रहते हैं, आपके आंसर होंगे ताबर हिंद। तीसरा क्वेश्चन बनेगा ताबर हिंद आज का मॉडर्न डे कौन सा जगह है? तो भटिंडा। और चौथा क्वेश्चन बनेगा कि रजिया सुल्तान को किसने कैप्चर किया था? अल्तुनिया ने। ठीक है जी। लेकिन अल्तुनिया ज्यादा दिन तक रजिया सुल्तान को कैप्चर नहीं कर पाया। रजिया सुल्तान जो है वो शादी कर लेती है अल्तुनिया से, और इस तरीके से रजिया सुल्तान जो है वो अल्तुनिया से मतलब छूट जाती है। अब वो जेल में तो रहेगी नहीं। अब रजिया सुल्तान फिर से फोकस करती है दिल्ली आने के लिए, ठीक है। तो अब वो इसके बाद वो दिल्ली जा ही रही थी कि दिल्ली के पहुंची थी कि दिल्ली के जो बॉर्डर एरियाज में रजिया सुल्तान वाज किल्ड बाय डकैट्स। अब ये कहा जाता है कि जो चहलगानीज थे उन्होंने डकैतों को पैसा दिया था और इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली भी नहीं पहुंच पाई। जब वो दिल्ली पहुंचने के रास्ते में थी कि रजिया सुल्तान वाज मर्डर्ड व्हेन इन 1239, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट रजिया सुल्तान। तो ठीक है, आज हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक डिस्कस किया, इल्तुतमिश डिस्कस किया, रजिया सुल्तान डिस्कस किया। कल के लेक्चर में हम लोग आगे की जर्नी देखेंगे, ठीक है। बुक्स पढ़ते रहिए, और ये पॉलिटिकल नोशन से जनरली आपके मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो क्लास आपके हो गए। विल मीट टुमारो। Okay then, thank you.